Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of daily news analysis which have been specifically curated from the Hindu newspaper as well as Indian Express. But before I begin with the news for today, let's look at this important date which is 11th September or 11/9 or I should say 9/11. और 9/11 एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में बिकॉज इस पर्टिकुलर डेट को आपका जो यूएस था, यूएस के अंदर में यूएस के मेनलैंड पे एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक होता है, बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक होता है एंड जिससे आपका जो पूरा जियोपॉलिटिक्स चेंज हो जाता है बिकॉज इस 9/11 अटैक पे एक बहुत बड़ा एक लार्ज स्केल के ऊपर पे यूएस के अंदर में टेररिस्ट अटैक होता है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था. सो इट वाजंट, आई एम नॉट सेइंग कि यूएस में पहले टेररिस्ट अटैक नहीं हुए, पहले भी वहां पे कई टेररिस्ट अटैक हुए थे बट दे वर इन वेरी स्मॉल स्केल कि कहीं पर कोई छोटी सी बॉम्बिंग हो गई तो उस टाइप के केसेस हुए थे. बट इस बार एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था एंड मेनी पीपल थिंक कि सिर्फ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को यहां पे टारगेट किया गया था बट नॉट जस्ट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, दे आर ऑल्सो टारगेटेड पेंटागन जो CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का हेडक्वार्टर था उसको भी यहां पे उन्होंने टारगेट किया था एंड ऑल्सो द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जो नॉर्थ और साउथ टावर्स थे. और ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स हैं दे वर कंसिडर्ड सिंबल्स ऑफ अमेरिकन कैपिटलिज्म, इसी को ही टारगेट किया गया था एंड मेजरली यहां पे ओसामा बिन लादेन जो अलकायदा का हेड था उसका एक मैसेज सेंड करने का था कि जो अमेरिकन कैपिटलिज्म की सिंबलिज्म है हम उसको टारगेट करेंगे, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को यहां पे टारगेट किया. ऑल्सो पेंटागन जो आपका CIA का हेडक्वार्टर है उसको भी यहां पे टारगेट किया गया था एंड इट वाज अ सक्सेसफुल टारगेट. मोर ओवर देयर वाज अनदर फ्लाइट 93. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो फ्लाइट्स तो आपकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जाके क्रैश हुई थी, एक फ्लाइट आपकी पेंटागन पे क्रैश हुई थी और एक फ्लाइट जो अनसक्सेसफुल हाईजैकिंग तो सक्सेसफुल हो गई बट उसका जो टारगेट था वो फुलफिल नहीं कर पाए एंड इट इज बिलीव्ड कि जो फ्लाइट 93 थी इसका टारगेट था कैपिटल हिल बिल्डिंग जो बेसिकली वहां की पार्लियामेंट है, जो वहां की पार्लियामेंट बिल्डिंग उसे कैपिटल हिल बोला जाता है या फिर जो प्रेसिडेंट हाउस होता है आपका, प्रेसिडेंट हाउस बेसिकली और व्हाइट हाउस, इन दो में से एक को टारगेट करने की बात इस फ्लाइट 93 से. बट यहां पे क्या हुआ, यहां पे जो हाईजैकर्स थे दे वर एबल टू कैप्चर द प्लेन, उसको हाईजैक कर लिया था बट यहां पे पैसेंजर्स को कुछ आइडिया हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, सो दे एक्चुअली फॉट बैक द हाईजैकर्स एंड इन दैट ensuing फाइट बिटवीन द हाईजैकर्स एंड द पैसेंजर्स जो फ्लाइट थी वो समहाउ एक जगह पे क्रैश हो गई. ऑल 44 इंक्लूडिंग द नॉट सुसाइड बॉम्बर्स बट द हाईजैकर्स, all of them actually died in that particular attack, but that heroic action of those passenger actually saved the Capitol Hill or your White House at that time also. तो ये चार एयरलाइंस यूजुअली हमें यही लगता है कि सिर्फ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे था बट इट वाज नॉट द केस. पेंटागन और यहां पे चार ऐसी फ्लाइट्स थी जिसको हाईजैक किया गया था. पेंटागन में भी अराउंड इट इज रिपोर्टेड बाय सम एस्टिमेट कि 250 लोगों की डेथ हुई थी. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अराउंड 3000 लोगों की डेथ हुई थी. ओवर मोर देन 3000 पीपल डाइड इन दिस पर्टिकुलर अटैक. बट इस पर्टिकुलर अटैक ने जो आई वुड से कि सबसे मेजर जो चेंज किया था इट वाज अ चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द वेस्टर्न कंट्री, स्पेसिफिकली यूएस बिफोर 2001 जब तक उस पर खुद पे अटैक नहीं हुआ था वो टेररिज्म को इतना बड़ा थ्रेट नहीं मानता था. ऑल्सो मैनी ऑथर्स इवन बिलीव कि जो ये सब अलकायदा है, तालिबान, ये सबके सब यूएस के ही क्रिएट करे हुई एजेंसीज थी जो इसने क्रिएट करे थे टू फाइट द ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान बाय रशियन फोर्सेस. तो अफगानिस्तान जो था इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो उन्हीं को काउंटर करने के लिए इसने वहां के जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको फंडिंग स्टार्ट करी एंड उसी के ही ऑफशूट्स बने बाद में जाके ये अलकायदा एंड इवन योर ISIS जो आपका सीरिया में और वहां सब पे आज के टाइम में बहुत ज्यादा इनके लिए प्रॉब्लम बना हुआ है. तो कहीं ना कहीं यहां पे यूएस ने यहां पे एक लेसन लर्न करा कि अगर आप कहीं पे अपने बैकयार्ड में स्नेक्स को अगर आप वहां पे उनको फीड करते हो तो इट डजंट मीन कि वो सिर्फ आपके नेबर को बाइट करेगा, वो आपको भी बाइट कर सकता है. इट्स अ वेरी बिग सेइंग जो आपके हिलेरी क्लिंटन ने एक बार बोला था कि अगर आप अपने बैकयार्ड में अगर आप स्नेक्स को यहां पे ग्रो करते हो तो ऐसा नहीं कि वो नेबर को काटेगा, वो कल आके आपको भी काट सकता है. और कहीं ना कहीं पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये लेसन ये भी लर्न ही कर रहे हैं यहां पे. तो यूएस ने जो चीज करी उसकी भी यहां पे उसको एक बार गलती की सजा मिली. इसके बाद यू नो दिस कि 2001 के अंदर में ही यूएस ने आपका वॉर ऑन टेरर लॉन्च करा. नाम ही इसका वॉर ऑन टेरर था, छोटी मोटी चीज तो करते नहीं, सीधे ही उन्होंने टेरर पे ही आपका वॉर स्टार्ट कर दिया. यहां पे दे न्यू एवरीवन, इट्स वाज कॉमन नॉलेज कि जो आपके ओसामा बिन लादेन है जो अलकायदा के हेड थे, ही वाज हाइडिंग आउट इन द तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान एंड उन्होंने सबसे पहले तालिबान को बोला कि प्लीज हैंड ओवर दिस पर्टिकुलर पर्सन एंड द अदर अलकायदा ऑपरेटिव्स व्हिच आर ऑपरेटिंग
retreating from the territory of Afghanistan, but Taliban refused, and now you know everything is history now only, that उसके बाद से आपके यूएस ने अटैक किया अफगानिस्तान पे, but obviously they were easily able to take over the Taliban and put up a civilian government in Afghanistan, but they were not able to find Osama bin Laden hiding in Afghanistan, and we now know why it was the case, because he was not hiding in Afghanistan, but he was hiding in Pakistan, in plain sight of Pakistan authorities. तो पाकिस्तान अथॉरिटीज का या पाकिस्तान आर्मी का जो आर्मी बेस है उसके बहुत ही नियर बाय अबोटाबाद के अंदर में पाकिस्तान का एयर बेस है, उसके बहुत ही नियर बाय एक बिल्डिंग के अंदर में पाकिस्तान आपका जो ओसामा बिन लादेन था वो अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां पे एक सेफ हाउस में वहां पे रहा हुआ था. एंड मेनी ऑथर्स बिलीव कि इट इज नॉट पॉसिबल कि बिना पाकिस्तान ऑथोरिटीज के पता हुए या बिना पाकिस्तान आर्मी के पता हुए इट इज नॉट पॉसिबल कि वो वहां पे रह सकता था. बट वेरी सून जो नेवी सील्स थे आपके, उन्होंने एक ऑपरेशन करा, एंड उस ऑपरेशन में 2011 में आफ्टर 10 इयर्स ओसामा बिन लादेन और उसकी जो फैमिली के जो उनके मेल मेंबर्स थे उन सबको वहां पे किल करके उसकी बॉडी को लेके दे केम बैक टू यूएस. सो यहां पे आपका एक कहीं ना कहीं 9/11 का एटलीस्ट एक सिंगल क्लोजर आता है. बट एट द सेम टाइम उसके बाद से अब आपका यूएस ऑल्सो बिकेम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म. तो इंडिया जो पहले एकदम अकेला था विद द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, अब इसको वेस्टर्न कंट्रीज का भी सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया. एट द सेम टाइम यूएस ऑल्सो रियलाइज कि पाकिस्तान रेदर देन बीइंग अ फ्रेंड ऑफ यूएस हैज बिकम अ काइंड ऑफ एनिमी, एंड सिर्फ और सिर्फ यहां पे पैसों के लिए, वेपनरी के लिए यहां पे पाकिस्तान यूज कर रहा था. सो स्लोली यू वुड हैव सीन कि 2001 ऑनवर्ड्स एंड मोर ओवर आफ्टर 2011 जब से ओसामा बिन लादेन की डेथ हुई थी, उसके बाद से आपका जो यूएस इट स्टार्टेड मूविंग अवे फ्रॉम पाकिस्तान एंड स्टार्टेड बिकम मोर फ्रेंडली टू इंडिया. सो यू कैन सी कि अभी जो पाकिस्तान इट इज मोर इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ योर रशिया एंड चाइना टू बी मोर स्पेसिफिक. जो आज के टाइम में चाइना और आपका जो यूएस का यहां पे फाइट चल रहा है, कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन चल रहा है, उसमें पाकिस्तान तो अब आपका चाइना के साइड पे दिखता है और इंडिया जो है आपका वो यूएस के साइड में दिखता है. ओके, बट आई होप कि हम इन बिग प्लेयर्स के बीच में एक गेम बन के ना रह जाए, जो जैसे पहले कोल्ड वॉर में था कि हम सब एक प्यादे रह चुके थे, सेम चीज यहां पे ना हो. ओके, सो ये एक आपका एक बैकग्राउंड है कि आज 9/11 की जो डेट क्या थी, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. ओके, तो आगे मूव करते हैं और अब हम कमेंट बॉक्स पे गो थ्रू करते हैं. So there was today is a very long आपका कमेंट बॉक्स है, and there is one correction also, and I thank all those students जो आपकी उनको अगर रिकॉल वैल्यू अच्छी होती है, तो कल मैंने एक पर्टिकुलर फैक्ट को पूरा कंप्लीटली नहीं बोला था, आई स्टॉप्ड इन हाफ, और मैंने उसमें एक करेक्शन मुझे करवाना होगा, तो वो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में करेक्शन भी हम करेंगे. तो प्रियल धद्दा से हम स्टार्ट करते हैं. उन्होंने आंसर करें अरुणाचल प्रदेश का जो नाम है ज़ेंगनेन. ओके, सो यस, एकदम करेक्ट है. अरुणाचल प्रदेश का जो नाम चाइना यूज करता है उसका नाम है ज़ेंगनेन. और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इंडिया चाइना बॉर्डर पे क्वेश्चन आता है, सो आई एक्सपेक्ट कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे क्वेश्चन आएगा, तो ये क्वेश्चन आपका सबसे प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है. ओके, सो प्लीज नोट दिस डाउन कि अरुणाचल प्रदेश का चाइनीज नेम क्या है यहां पे. सेकंड, मैंने आपसे सीपा का फुल फॉर्म पूछा था, तो जो आपके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, व्हाट आर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स? कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आर दोज एग्रीमेंट जिसके अंदर में दोनों कंट्रीज अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी को या तो निल कर देते हैं, या जो मिनिमम वैल्यू होती है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज उसको मिनिमम वैल्यू पे लेके आते हैं, सो दैट दोनों कंट्रीज ट्रेड के अंदर में, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर में कुछ बेनिफिट कर पाए. और इंडिया जो आपके एफटीएस करता है उनका नाम होता है सीपा, विच इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट. ओके, इसके बाद जीएसटी डे इज 1 जुलाई, वेरी करेक्ट, 1 जुलाई 2017 से ये स्टार्ट होता है आपका. नेक्स्ट, G21 मेंबर इज अफ्रीकन यूनियन. एग्जैक्टली, सो लास्ट ईयर आपकी इंटरेस्टिंगली जो लास्ट ईयर आपका G20 समिट हुआ था वो इंडिया ने होस्ट करा था, एंड उसी में इंडिया का प्रपोजल था कि हमें जस्ट लाइक यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का पार्टिसिपेंट मेंबर बनाना चाहिए. तो इसलिए अब G20 वुड बिकम G21. मे बी इसका नाम G20 रहे, बट नाउ अफ्रीकन यूनियन वुड बी द 21st मेंबर. ओके, रामजस ऑलवेज आंसर्स, एंड उन्होंने भी दोनों आंसर सही दिए. ज़ेंगनेन एंड सीपा का फुल फॉर्म सही है रामजस ने. ओके, नेक्स्ट कमेंट भी उन्हीं का ही है. एससीओ का हेडक्वार्टर है बीजिंग में. G21 इज अफ्रीकन यूनियन. ऑल्सो आस्क यू, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? सो डोंट बी थोड़ा सा लेजी कि आप सोचो कि एससीओ का हेडक्वार्टर तो शंघाई में ही होगा, बट इट इज नॉट, इट इज इन बीजिंग.
तो प्लीज ये कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं जो डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल होती हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद इन्होंने बताया सीडीएस पोस्ट स्टार्ट हुई थी 2019 में, एग्जैक्टली करेक्ट। आपके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ये पोस्ट आपकी 2019 में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट सीडीएस, सो बिपिन रावत, एग्जैक्टली करेक्ट। अभी आपके फर्स्ट सीडीएस आपके बिपिन रावत थे एंड ही डाइड इन बिटवीन हिज सर्विस ओनली, जब वो एक हेलीकॉप्टर में ट्रैवल कर रहे थे। एंड इसके बाद आपके सेकंड सीडीएस ही जो बने हैं वो हैं अनिल चौहान, और करंटली अनिल चौहान इज योर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। एंड व्हाट इज द जॉब ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो ये एक लिंक की तरह वर्क करता है बिटवीन योर सिविलियन लीडरशिप विच इज बेसिकली योर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द मिलिट्री लीडरशिप। ओके, ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट फैक्ट, सीडीएस जो होता है ये सुपीरियर नहीं होता आर्म फोर्सेस का, ये इक्विवेलेंट ही होता है। हमने एक टर्म भी कल पढ़ा था यहाँ पे, प्राइमस इंटर पास, विच बेसिकली मीन्स की फर्स्ट अमंग इक्वल्स, प्राइमस इंटर पास की जो इक्वल्स लोग हैं उसमें सबसे आगे ये खड़ा हुआ है, बट ये उनसे सुपीरियर नहीं है। ओके, इसके बाद द बिलियनर बायोग्राफी 9959 ने जीएसटी सेलिब्रेटेड ऑन 1 जुलाई, अगेन करेक्ट है आपका। सुयोगिता मीना C1I ने सीडीएस 2019 में स्टार्ट हुआ था, अगेन सही है। ओके, सो दिस इज द कमेंट विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। मैन ऑफ करेज का यहां पे कमेंट है, देयर इज नो हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स, हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स बैंक इज इन शंघाई एंड हेडक्वार्टर ऑफ एससीओ इज इन बीजिंग। तो थैंक यू मैन ऑफ करेज, यू आर एक्चुअली अ करेजियस पर्सन बिकॉज you have given the right answer. BRICS बैंक का हेडक्वार्टर इज इन शंघाई। सो कल मैंने हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स शंघाई बोल दिया था, वहां पे लिखा हुआ ब्रिक्स ही था, तो ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर है वो शंघाई में है। कहीं पर भी एज ऑफ नाउ ब्रिक्स का कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, देयर इज नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। सो जस्ट लाइक जैसे अभी आपका क्वाड का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, G7 का नहीं है, G20 का नहीं है, जस्ट लाइक दीज ग्रुपिंग्स ब्रिक्स का भी अभी कोई भी आपका परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। ओके, मोर ओवर देयर इज सम डाउट रिगार्डिंग कि रेमिटेंसेस के का जो डेटा है उसमें प्लीज मेक दिस करेक्शन ऑल्सो, अगर रेमिटेंसेस वाला गलत करा हो। यस, इंडिया सबसे ज्यादा आपके रेमिटेंसेस उसको गेन होते हैं, बट क्वेश्चन आता है किस कंट्री से आता है, तो जो सबसे लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक का डेटा है उसके हिसाब से फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस हमें अब यूएसए से मिलते हैं और सेकंड नंबर पे आपका यूएई आ चुका है। सो रिमेंबर दिस, अब सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस जो लेटेस्ट डेटा है आपका अभी का वर्ल्ड बैंक का, उसके हिसाब से यूएसए से हमें सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस मिलते हैं। ओके, तो यहां पे रामजस का थैंक यू, रामजस सॉरी नॉट रामजस, मैन ऑफ करेज। ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर वो शंघाई में है और आपके ब्रिक्स का कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर नहीं है। ओके, मूविंग ऑन, जया W3S, IUCN का फुल फॉर्म। यस, आई ऑल्सो आस्क्ड द फुल फॉर्म ऑफ IUCN एंड आई थिंक यू आर अप्रिशिएटिंग कि आप क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हो। आई अप्रिशिएट कि आप क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हो एंड आई थिंक आप भी अप्रिशिएट कर रहे होगे कि मैं ये क्वेश्चंस आपसे पूछता हूं, बिकॉज जितना आप रिकॉल करने का ट्राई करोगे उतना ही आपको याद होगा। तो IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। हमने लास्ट क्लास में था IUCN का में जो आपका टाइगर है उसका इंडेंजर स्टेटस क्या है, तो स्टेटस क्या है उसका, तो वो इंडेंजर्ड था। जय पर्सनल, सर कैन यू प्लीज डिस्कस पैरालंपिक ऑल्सो एन MIT सेशन और ओलंपिक्स वुड बी रियली हेल्पफुल। यस, एंड आई रियली अपोलोजाइज कि हम MIT सेशन में बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं, बट ओलंपिक्स में तो हम पैरालंपिक्स का ही वेट कर रहे थे। तो फॉर क्लैडपेरा स्टूडेंट आज एक आपका 8:30 PM पे आपका आप लोगों के लिए तो एक सेशन है पेरिस ओलंपिक्स का। फॉर अदर्स जो नॉन क्लैडपेरा स्टूडेंट है उनके लिए एक MIT सेशन हम यहाँ पे कंडक्ट कर लेंगे। एक बार आज का सेशन कंप्लीट हो जाए, वी वर वेटिंग कि वो सेशन हो जाए, उसके बाद में क्लैडपेरा स्टूडेंट्स को तो ये फिर वो MIT इतना देखने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। ओनली इफ दे वांट टू रिवाइज देन दे कैन वॉच इट। नॉन क्लैड स्टूडेंट उससे थ्रू अपने पेरिस ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स को बहुत थोरोली कवर कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हरलीन तूर, UBU 7EU। सीपा का फुल फॉर्म कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। GSTJ 1 जुलाई। आई ऑल्सो एज अमेंडमेंट ऑल्सो CAA 101। तो फर्स्ट 101 जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है 2016 का, उससे हमने GST को इनकॉर्पोरेट करा था इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। 2017 से आप 1 जुलाई 2017 को हम GST डे सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज इट इज ऑन द दिस पर्टिकुलर डेट 1 जुलाई जिस दिन से आपका GST इंप्लीमेंटेबल हुआ था। न्यू मेंबर अफ्रीकन यूनियन, SCO हेडक्वार्टर बीजिंग। CDS पोस्ट 24 दिसंबर 2019। डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए इतनी अब क्योंकि पुरानी डेट है, 2019 ईयर इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट CDS जनरल बिपिन रावत। जैनिक सिनर जो इटली से बिलोंग करते हो, आई आस्क्ड यू द कंट्री ऑफ द विनर्स ऑफ योर US ओपन। जैनिक सिनर इटली, अरीना साबालेंका बेलारूस, इन्होंने US ओपन विन करा। इंटरेस्टिंगली ये आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीज टू वर ऑल्सो द ग्रैंड स्लैम विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो जो आपके दोनों
चारों आपके ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स होते हैं उनके विनर्स आपको पता होने चाहिए। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के भी मेंस और विमेंस विनर यही है, और जो यूएस ओपन है उसके भी यही है। एंड यस, आपको चारों के आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन और फ्रेंच ओपन, इन चारों के मेंस और विमेंस के सिंगल विनर्स आपको याद होने चाहिए। और डबल्स में ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो आपके अगर कोई इंडियन विन करता है तो डबल्स भी आपको याद करना पड़ेगा, उसमें डबल्स और मिक्स डबल्स। ओके, नेक्स्ट आपका है घनिष्ठा शर्मा। आईयूसीएन का फुल फॉर्म सही है, जैंगनन, यस बिल्कुल सही है। सीपा सीएसटी डे, 21st G20 member SCO headquarter Beijing CDS 2019 first CDS जनरल बिपिन रावत। सो अदर स्टूडेंट्स आल्सो इट इज एडवाइजेबल कि आप भी इसी फॉर्मेट में करें जैसे घनिष्ठा ने करा है आपका ये, कि सब कुछ आप एक ही सिंगल कमेंट के अंदर में सारे लाइन बाय लाइन आपने ऐसे आंसर कर दिए। सो आई नो कि आपने सारे एक साथ सही करे हैं। ओके, आगे वो करते हैं। इंटरेस्टिंगली सबने सही आंसर दिए हैं। प्रियल दहदा SCO हेडक्वार्टर बीजिंग में है। कुणाल सहवाल, प्लीज हैव MIT ऑन ओलंपिक्स 2024। सो कुणाल, आई जस्ट डिस्कस दिस ओनली। ओके, कुणाल ने फिर बाकी के आंसर दिए। आईयूसीएन, जंगनन, सीपा, GST डे, 21st SCO हेडक्वार्टर CDS 2019 बिल्कुल सही है। विशाल गौड़ा के जो आंसर्स हैं, सीपा का सही है। ओके, दोनों में यही उनका कमेंट है। नेक्स्ट में चलते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जेंगनन रीड विथ माही ने सही दिया है। GST डे जुलाई 1st। 101st CAA SCO headquarter Beijing, yes, all of them are correct. It's Karma sir, how remember dates cause so confusing? I think what am I talking about? Give some advice. So Karma, आपके कर्म ही आपको डेट्स याद करा सकते हैं। इसका कोई वैसा शॉर्टकट नहीं होता है डेट्स को याद करने का, बट मैं यूजुअली हमेशा ऑर्गेनिक लर्निंग में बिलीव करता हूं। एंड व्हाट इज ऑर्गेनिक लर्निंग? कि आप चीज को इतनी बार रिवाइज करो, आप इतना कॉमन नॉलेज करते जाते हो चीज को कि आपको उनको रटना नहीं पड़ता है। रॉट लर्निंग जो हम कहते हैं वो नहीं करनी पड़ती है। तो एक नॉर्मल तरीका जो पढ़ने का होता है उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप कभी भी किसी डेट को ऐसे मतलब रटने के लिए नहीं करिए कि आपने सब जगह में, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप इंपॉर्टेंट डेज याद कर रहे हो कि ये पर्टिकुलर डे किस डेट को आता है, ये पर्टिकुलर डे किस डेट को आता है, रेदर देन आप हमेशा कॉन्टेक्चुअल लर्निंग करिए। कॉन्टेक्चुअल लर्निंग क्या होती है? बेसिकली कि जिस पर्टिकुलर चीज को आप पढ़ रहे हो डेट को उससे कनेक्ट करिए, कि रेदर देन 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ था, यू शुड नो कि जीएसटी डे कब होता है। जीएसटी डे कब होता है, तो जब जीएसटी का आप टॉपिक पढ़ रहे हैं वहां पे उस डेट को राइट डाउन करके रखिए। ऑल्सो रिमेंबर दिस, आप अपनी हमेशा आपको डेट्स भी कोई भी ईयर्स याद करने हैं तो उसके लिए आपको हमेशा अपनी फोटोजेनिक मेमोरी को यूज करना पड़ेगा। मतलब कि एक सिंगल पेज पे जैसे आपने जीएसटी के नोट्स बनाए, प्लीज 4 जगह से जीएसटी ना पढ़ें। अगर 4 जगह से भी आप जीएसटी को आपके पास मटेरियल में है उसको एक जगह पे कंपाइल करें, या 4 मटेरियल में से एक मटेरियल को पे रख लें और वहीं पर ही सब कुछ जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसको वहीं पे नोट डाउन करें। तो उससे क्या होगा कि आप एक ही पेज को बार बार गो थ्रू करेंगे तो वो जो नंबर्स वहां पे लिखे होते हैं फोटोजेनिक मेमोरी बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो ये कुछ तरीके होते हैं, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है डेट्स को याद करने का। Moreover, there is just a small good news for you, या जो कहते हैं ना एक सिल्वर लाइनिंग क्लाउड की, वो ये है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे आपसे अननेसेसरी डेट्स नहीं पूछ जाती। सो इफ यू रिमेंबर पहले बहुत फेमस होता था कि अकबर का बर्थ कब हुआ था, अकबर की डेथ कब हुई, बैटल ऑफ पानीपत का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, सेकंड कब हुआ, थर्ड कब हुआ, आपसे एग्जैक्ट ईयर्स डेट्स तक पूछी जा रही है। आजकल के इवन जो आपके जो यूजुअल पेपर्स होते हैं आपके बैंक्स के और एसएससी के, जो आपके कन्वेंशनल पेपर्स कह सकता हूं जिनको मैं, आप उनके अंदर में भी ऐसे क्वेश्चंस आने बंद हो गए। आपके पेपर में तो जल्दी से डेट्स पूछी ही नहीं जाती इस तरह की। आपसे किस टाइप की डेट्स पूछी जाएंगी? जो कोई करंट इवेंट हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी श्योर, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द आंसर, यू हैव टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, कि जो इजराइल हमास वॉर है, इजराइल हमास वॉर है, वो किस दिन स्टार्ट हुआ था, इसकी डेट क्या है? आई एम श्योर आपको इसका आंसर होता होगा। आई एक्सपेक्ट कि आप कर्मा, इट्स कर्मा, प्लीज आंसर इट इफ यू नो दिस। इजराइल हमास के वॉर की बिगिनिंग डेट कौन सी? वेरी सून, 1 महीने के अंदर में उसका 1 साल कंप्लीट होने वाला है। सो ये जो डेट है, इस टाइप की डेट्स आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जीएसटी डे, जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं आपकी, जैसे ऑपरेशन मेघदूत है आपका, उसका ईयर पूछ लिया आपसे, सियाचिन ग्लेशियर वाला, इफ यू रिमेंबर। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको यूजुअली याद हो जाने चाहिए। कारगिल वॉर जो था वो आपका कब हुआ था, फर्स्ट आपने न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था, सेकंड कब किया था, ऑब्वियसली आपकी इंडिपेंडेंस डे, आपका रिपब्लिक डे, इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट नेशनल डेज होते हैं आपके, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं।
So what you can do is you can be very selectively, try to be smart, try to identify, try to look at the previous year question papers and try to identify कि किस टाइप की डेट्स आपसे पूछी जाती। रेदर देन आप सारी डेट्स को इकट्ठा कर लो और आप उनको रटने बैठ जाओ, इससे बेटर ये रहेगा कि आप पहले आइडेंटिफाई करिए कि कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सब कुछ कॉन्टेक्चुअल रीडिंग करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू रिमेंबर द डेट्स। ओके, इसके बाद क्रिश राठौर, IUCN का फुल फॉर्म है जैंगनेन, सीपा एंड GST डे। एग्जैक्टली ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। 21st मेंबर SU हेडक्वार्टर CDS जैनिक सिन्हा, आरिना सबलेंका। सो अगेन जैसे क्रिश राठौर ने आंसर करना है, प्लीज ट्राई टू आंसर लाइक दिस, इनके भी सारे आंसर सही हैं। ओके, तो यूजुअली बहुत कम होता है, 1 या 2 बार हुआ इतने टाइम में कि मुझे आपका कोई करेक्शन करना पड़ा हो। किंजल शर्मा का आपका एक यहां पे आंसर्स हैं। सीपा का फुल फॉर्म साइन इन 22। ओके, द ईयर इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, GST डे 1 जुलाई SU हेडक्वार्टर बीजिंग के अंदर में। रिया जाट, सीपा का फुल फॉर्म दिया है इन्होंने, IUCN का भी दिया है। जैंगनेन चाइनीज नेम। GST डे 1 जुलाई CA 101, 21st मेंबर ऑफ G20 अफ्रीकन यूनियन, CDS 2019। ओके, so we are done with the comment box now and let's look at the news headlines from today. ओके, सो ऑल्सो अगर कई स्टूडेंट्स हैं जो डायरेक्टली स्किप कर रहे हैं, माय एडवाइस वुड बी कि आप कमेंट बॉक्स को पूरा स्किप ना करें, बिकॉज उसके अंदर में भी कई बार हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके होते हैं, कुछ करेक्शंस होते हैं, कुछ रेक्टिफिकेशंस होते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशंस होते हैं जो आपके लिए भी यूजफुल हो सकते हैं। प्लीज गो थ्रू देम ऑल्सो। ठीक है, तो आज के न्यूज हेडलाइन से स्टार्ट करते हैं। पहला हम द हिंदू का जो फ्रंट पेज का न्यूज है, स्टूडेंट्स इन इंफाल डिफाई कर्फ्यू, क्लैश विद पुलिस। तो मणिपुर जो इंफाल जो मणिपुर की कैपिटल है, वहां पे ऑल्दो यहां पे कर्फ्यू लगा हुआ था। कर्फ्यू, इफ यू रिमेंबर, आई रिमेंबर द सेक्शन, आपका सेक्शन 144 है CRPC का, जिसके अंदर में आप कर्फ्यू लगाते हो। कर्फ्यू इज बेसिकली कि जो पब्लिक असेंबली होती है, अलाउ नहीं होती है, इनको हम अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं। सो इट इज डिक्लेयर्ड एन अनलॉफुल असेंबली। तो ये जब लग जाता है तो इसके बाद में कोई भी लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। बट जो स्टूडेंट ग्रुप्स हैं आपके इंफाल के अंदर में, इन्होंने यहां पे कर्फ्यू को डिफाई कर दिया एंड दे एक्चुअली स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स एट द पुलिस ऑफिसर एंड द फोर्सेस विच वर प्रेजेंट देयर। एंड ये सिचुएशन आपकी वॉलेटाइल वापस इसलिए हो गई है बिकॉज अभी जब आपके इलेक्शंस थे तो बहुत सारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, थोड़ी काम डाउन हो गया था मणिपुर में सिचुएशन, तो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस को आसपास के स्टेट में इलेक्शन के पर्पज के लिए मूव किया गया था। सो फिर से वहां पे क्या हुआ, मिलिटेंट्स ग्रुप हुए एंड अगेन दे स्टार्टेड टू क्रिएट वायलेंस। तो यहां पे ये सब तो कंटेक्स्ट हो गया, बट आपके लिए एज ऑफ नाउ मणिपुर की इंपॉर्टेंट बात क्या है? तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि वो कौन कौन से 2 ग्रुप्स हैं जिनके बीच में ये फाइट चल रही है। तो एक तो ग्रुप है मेती और दूसरा है कुकीजोमी ट्राइबल ग्रुप। तो कुकीजोमी एक ट्राइबल ग्रुप है और एक मेती ग्रुप है। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका कि कौन से 2 ग्रुप्स हैं आपके। तो यहां पे आपका इश्यू स्टार्ट होता है कि मेती कम्युनिटी है जो आपकी जनरल कम्युनिटी की तरह और मेजरली ये हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं। कुकीजोमी ट्राइब जो होती है या तो ये ट्राइबल कोई रिलीजन फॉलो करते हैं या मेजरली ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। एंड कुकीजोमी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस है, मेती कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस नहीं है। तो यहां पे सारा फाइट स्टार्ट होता है। लास्ट ईयर हाई कोर्ट जो है वहां पे आपका, वो यहां पे गवर्नमेंट को ऑर्डर करता है कि जो मेती कम्युनिटी की एसटी की डिमांड है इसको परस्यू करना चाहिए विद द पार्लियामेंट से परस्यू करो सो दैट मेती कम्युनिटी को भी यहां पे रिजर्वेशन मिल सके। ओके, तो यहां पे जब ये आपका हाईकोर्ट का जजमेंट आता है, इस टाइप से डायरेक्शन आता है, तो यहां पे जो कुकीजोमी या ट्राइबल्स, कुकीजोमी नहीं, जो ट्राइबल वहां का स्टूडेंट यूनियन है, वो वहां पे एक रैली निकालता है, स्टूडेंट रैली निकालता है। उसके अगेंस्ट में मेती भी अपना एक रैली निकालते हैं स्टूडेंट यूनियन, एंड वहां से इनका कॉलिजन स्टार्ट हो जाता है। वहां से ये फाइट आपकी स्टार्ट होती है और ये कब भड़के पूरे स्टेट में एक हाउ शुड आई से कि सिविल वॉर की सिचुएशन ले लेती है बिटवीन दीज टू ग्रुप्स, ये पता ही नहीं पड़ता है। एंड इसके बाद देयर आर एलिगेशंस की जो वहां की गवर्नमेंट है, मणिपुर की गवर्नमेंट है, उसके जो चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, जो खुद एक मेती हैं। इंटरेस्टिंगली 60 एमएलएस होते हैं वहां पे, जिसमें से 40 एमएलए जो हैं वो मेती ही हैं। तो यहां पे इट इज एलिजेड कि जो आपके मेती कम्युनिटी, आपकी जो गवर्नमेंट है, वो मेती के जो मिलिटेंट्स हैं उनको सपोर्ट कर रही है कुकीजोमी ट्राइब्स के अगेंस्ट में। तो इस तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं। एंड प्रेजेंटली जो इस टाइम में सिचुएशन मणिपुर में है, पहले भी जो थी और आज इस टाइम में जो सिचुएशन है, इट इज एन एप्ट केस फॉर इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। वहां पे इस टाइम में आर्टिकल 356 के अंदर में हमें प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, अगेन दिस न्यूज शोज यू कि आपके लिए इस साल लीगल रीजनिंग के अंदर प्रेसिडेंट रूल, जीके के अंदर में भी प्रेसिडेंट रूल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अब बन चुका है।
ठीक है, तो इमरजेंसी का जो चैप्टर है वो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पे भी इस चीज को ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज पे करते हैं। द हिंदू का ये गवर्नमेंट अलार्मिंगली लेथार्जिक ऑन हेमा पैनल रिपोर्ट आपकी हाईकोर्ट। तो ये सारा इश्यू स्टार्ट होता है कि 4 साल पहले एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम है हेमा पैनल या हेमा कमेटी, और इस कमेटी का काम था ये सारा पता करना, टू इन्वेस्टिगेट एंड आइडेंटिफाई इश्यूज इन द केरला इन यार मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। तो जो मलयालम की फिल्म इंडस्ट्री है इसको बहुत ही ज्यादा हम पैटर्नलिस्टिक इंडस्ट्री भी माना जाता है, और यहां पे बहुत बार ये भी आया था कि यहां पे विमेन को इक्वल ना तो ट्रीटमेंट मिलता है, एंड यहां पे देयर वर केसेस ऑफ इवन सेक्सुअल हैरेसमेंट की, ऑल्दो नॉट इन ओपन, बट हर कोई जानता था कि मलयालम इंडस्ट्री के अंदर में सेक्सुअल हैरेसमेंट और विमेन का मिस ट्रीटमेंट वॉज वेरी कॉमन। यहां पे मिसोजिनी जो होती है वो भी बहुत कॉमन थी। तो उसके अगेंस्ट में यहां पे आपकी एक हेमा पैनल, हेमा कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट ने, और इस हेमा कमेटी की जो रिपोर्ट थी 4 साल से ये वर्क कर रही थी, रिपोर्ट को आए हुए टाइम हो गया था, बट केरला ने इसको पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया था। फिर जैसे ही यहां पे केरला गवर्नमेंट को पता पड़ा कि अब हाई कोर्ट शायद इसको ओपन कर दे, तो उसने रिसेंटली इस केरला रिपोर्ट, हेमा पैनल रिपोर्ट है, इसको ओपन करा था। अब इस हेमा रिपोर्ट में निकल के आता है कि देयर हैव बीन स्टेटमेंट्स बाय मेनी वुमेन आर्टिस्ट इन द मूवी इंडस्ट्री की जो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं थी, हमें कभी भी मिडनाइट के टाइम ही हमारे कोई भी रूम पे नॉक आ जाता था, और हमें कई बार भी मिसट्रीट किया जाता था, हमारे साथ कई बार सेक्सुअल एक्ट्स भी किए जाते थे, और हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। तो यहां पे ये सब आते हैं, बट गवर्नमेंट का जो रिस्पांस होता है ये बहुत ही ज्यादा लिथार्जिक होता है। दे से कि अगर कोई हमारे पास आके ऑफिशियली कंप्लेन करेगा तो हम उसमें पक्का एक्शन लेंगे। अब यहां पे ये है कि अब तक किसी ने ऑफिशियली कंप्लेन नहीं करी है, एंड इट इज ऑल्सो बिलीव्ड कि भाई आप वेट क्यों कर रहे हो, आपके सामने सो मोटो भी तो आप एक्शन ले सकते हो, जैसे कोर्ट यहां पे ले रहा है, तो गवर्नमेंट कैन ऑल्सो टेक एक्शन इस केस में कि भाई ठीक है, यहां पे दिख रहा है कि इतने सारे लोग झूठ तो नहीं बोल सकते हैं, सो वी कैन डू आवर ओन इन्वेस्टिगेशन नाउ। अब हम पुलिस को इन्वॉल्व कर सकते हैं एंड वी कैन टेक एक्शन अगेंस्ट दोस पीपल ऑल्सो। ठीक है, तो यहां पे ये हेमा कमिटी, सो वन लाइनर ही है हमारे लिए न्यूज के लिए तो, बट इस टाइप के जो इश्यूज होते हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पैसेज मटेरियल बनते हैं। Okay, so remember this HEMA panel report is related to the investigation of sexual harassment complaints in the Malayalam film industry. Okay. नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, वॉचडॉग लाइकली टू रिलीज रिपोर्ट ऑन इंडियाज म्यूचुअल इवैल्यूएशन नेक्स्ट वीक। तो यहां पे आपकी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है FATF, विच स्टैंड्स फॉर योर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो आपकी डील करती है, दिस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो डील करती है आपके मनी लॉन्ड्रिंग से और आपके टेररिस्ट फंडिंग से। तो जब ये 1989 में, सो ईयर ऑफ फाउंडेशन ईयर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1989 में जब हमने इसको क्रिएट किया था, इट्स पर्पस वाज मनी लॉन्ड्रिंग। बट जो अगेन आप देखिए कैसे कनेक्ट हो रहा है, 9/11 का जो अटैक हुआ उसके बाद से ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को हमने टेररिस्ट फाइनेंसिंग का भी वॉचडॉग बना दिया कि इसकी ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस ही नहीं, इवन टेररिस्ट फाइनेंसिंग के जो केसेस होते हैं, जो इस टाइप के इश्यूज होते हैं, उनसे भी टैकल करने के। सो अगेन जो मेरे को ही ये वापस से अप्रूव कर रहा है, जो मैंने जस्ट आपको बोली थी, फिर से उसी को ही ये करेक्ट कर रहा है कि शुरुआत में होता है 9/11 में यूएस का भी यहां पे एटीट्यूड चेंज होता है। यू कैन सी कि एक इंटरनेशनल वॉचडॉग जो सब सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व था, उसी की इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व था, अब हमने उसको एक्सपेंड करके टेररिस्ट फाइनेंसिंग के केसेस भी देना स्टार्ट कर दिया है। ओके, सो 1989 में सेटअप हुआ मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग का इंटरनेशनल वॉचडॉग। और G7 मीटिंग, तो ग्रुप ऑफ 7 मीटिंग जो होती है आपकी, जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है उन्होंने इसको क्रिएट करा था, और उनका मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ही ये पूरा आइडिया था। ओके, इसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, OECD, उसका जो हेडक्वार्टर है वही हेडक्वार्टर इसका भी हेडक्वार्टर FATF का सेम ही बिल्डिंग में हेडक्वार्टर है, और दोनों के हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर में। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके मेंबर्स कितने, तो एज ऑफ नाउ इसके 39 मेंबर्स हैं। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इसके 40 मेंबर्स हो चुके थे, बट आपकी 2023 के अंदर में रशिया की मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई थी। तो एक सिंपल क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर हैज बीन सस्पेंडेड एज द मेंबर ऑफ FATF सिंस 2023। तो रशिया, यूक्रेन, ईरान कंफ्यूज करने के लिए आपका पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ये नाम आ सकते हैं। सो रिमेंबर, रशिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुपिंग एज ऑफ नाउ। ओके, इसमें मेंबरशिप में मेंबर्स के अलावा ऑब्जर्वर्स भी होते हैं। सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इंडोनेशिया वाज वन कंट्री जो ऑब्जर्वर था, बट अब ऑब्जर्वर के अंदर में सिर्फ इंस्टीट्यूशंस हैं।
जो आपकी कुछ यूनाइटेड नेशन की इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ बैंक्स हैं जो इसके ऑब्जर्वर स्टेटस में आते हैं, आपको वो याद नहीं करने हैं, बट आपको ये नंबर पता होना चाहिए। ऑब्वियसली जब भी कहीं पर भी कोई मेंबरशिप आती है, यू नीड टू नो कि इंडिया मेंबर है या नहीं, फुल मेंबर है, ऑब्जर्वर मेंबर है, कब वो फुल मेंबर था, कब तक वो ऑब्जर्वर था, ये सब भी। तो इंडिया ऑब्जर्वर की तरह स्टार्ट किया था 2006 में, और 2010 के अंदर में ये आपका फुल मेंबर बन जाता है। तो दीज 2 years बिकम इंपॉर्टेंट फॉर यू अगेन। सो इट्स कर्मा ने जैसे पूछा कि सर ये ईयर्स और डेट्स कैसे याद हो, सो रिमेंबर दिस कि अगर आप इनको कंटेक्स्ट में याद करोगे तो याद होगा, बट सिर्फ डेट से उल्टा याद करोगे तो ये याद नहीं होंगे। तो अलग से बैठ के इन डेट्स को सेलेक्ट करके, ये नहीं कि अलग से पेजेस पे बना रहे हो, हमेशा टॉपिक के साथ में ही डेट्स और ईयर्स को याद करने का ट्राई करो। प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? एलिसा डे आना मद्राजो, ये अभी इनके प्रेसिडेंट है। अगेन इफ यू कैन रिमेंबर दीज नेम इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर ज्यादा न्यूज में नहीं आते हैं तो चांसेस आर कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, इसके बाद वाई दीज FATF आर फेमस, तो इसके 2 रीजन है, एक तो है इसकी ब्लैक लिस्ट और एक है इसकी ग्रे लिस्ट। तो अगर किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में पुटअप किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है या मनी लॉन्ड्रिंग में ये ओपनली सपोर्ट करती है। तो वो जो कंट्री जो ब्लैक लिस्ट में आ जाती हैं उसमें जो FATF मेंबर्स होते हैं, इवन नॉन FATF मेंबर्स, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो FATF मेंबर ही हो, जितने भी आपकी इन कंट्रीज हैं जो एटलीस्ट FATF मेंबर्स हैं, वो इन सब कंट्रीज के ऊपर पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाती। इसके अलावा जो इन FATF मेंबर्स के बैंक्स होते हैं उनको अलाउ नहीं होता है इन कंट्रीज के या इन कंट्रीज के इंस्टीट्यूशंस और बैंक से ट्रांजैक्ट करना। और अगर कोई थर्ड कंट्री में जो FATF मेंबर नहीं है वो अगर इन कंट्री से ट्रांजैक्ट करती है तो FATF मेंबर के बैंक्स और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उन कंट्रीज के बैंक से उनसे नहीं कर सकते। तो इनडायरेक्टली ये एक सैंक्शन रेजिम यहां पे स्टार्ट हो जाती है आपकी, कि अगर कोई भी कंट्री ब्लैक लिस्ट के अंदर में इन्वॉल्व है तो उसके साथ में ना तो FATF मेंबर एंड नॉट इवन अ नॉन FATF मेंबर आपका ट्रेडिंग कर सकता है। ट्रेडिंग इन द सेंस आपका कोई भी फाइनेंशियल डीलिंग कर सकता है। एंड एज ऑफ नाउ ब्लैक लिस्ट के अंदर में इन्होंने 3 कंट्रीज को इन्वॉल्व करा हुआ है। एक तो द एनिमी ऑफ US आपका जो ईरान है, दूसरा एनिमी ऑफ US अगेन जो आपका नॉर्थ कोरिया है, एंड थर्ड कंट्री है वो है म्यांमार, जो 2021 में जब से यहां पे कू हुई है, आपकी मिलिट्री कू हुई है, उसके बाद से इसका भी नाम है। तो करंटली देयर आर ओनली 3 कंट्रीज विच आर इन द ब्लैक लिस्ट। ओके, अब वेरी रिसेंटली जस्ट अ ईयर और 2 अगो आपका जो पाकिस्तान है उसका भी नाम ब्लैक लिस्ट में आने वाला था। बहुत टाइम से आपका वो ग्रे लिस्ट में था, बट लास्ट ईयर ओनली आपका जो पाकिस्तान है इसको ग्रे लिस्ट से रिमूव किया था, और बहुत ज्यादा बात चल रही थी कि शायद ये ब्लैक लिस्ट में भी इन्वॉल्व हो, बिकॉज ये एक्टिवली मनी लॉन्ड्रिंग एज वेल एज टेररिस्ट फाइनेंसिंग के अंदर में इन्वॉल्व था। ओके, तो ग्रे लिस्ट जो होती है, ग्रे लिस्ट क्या होती है? ग्रे लिस्ट इज लाइक अ वार्निंग सिस्टम, कि अगर अब आपने अपना इस सिस्टम को रिपेयर नहीं करा, उसके अंदर में आपने रिफॉर्म्स या चेंजेस नहीं करे, तो अब ग्रे लिस्ट से आपको ब्लैक लिस्ट में नेक्स्ट मीटिंग में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इनकी FATF की प्लीनरी मीटिंग्स होती हैं, जो इनकी मीटिंग्स होती हैं, हाईएस्ट लेवल मीटिंग्स होती हैं। ऐसी एक मीटिंग अब इंडिया के होने वाली है, ये म्यूचुअल इवैल्यूएशन। इसमें हम इंडिया FATF इंडिया के सिस्टम्स को जज करेगा कि यहां पे कहीं मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फाइनेंसिंग तो इन्वॉल्व नहीं है। ऑब्वियसली इंडिया इस चीज में कभी भी नहीं रहा है, तो इसमें तो ये मेंबरशिप में इजीली रहेगा ही। तो ग्रे लिस्ट के अंदर में वार्निंग होती है कि आप अपने रिफॉर्म्स, अपना जो सिस्टम है, फाइनेंस सिस्टम है, उसके अंदर में रिफॉर्म्स करिए, सो दैट कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फाइनेंसिंग के केसेस ना हो। ओके, तो ये आपका है इस टाइम में, और इसके अंदर में 23 कंट्रीज हैं इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर में। तो 3 कंट्रीज तो आपके ब्लैक लिस्ट में 3 ही कंट्रीज हैं, तो आपको नाम पता होने चाहिए। 23 कंट्रीज है तो नंबर आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम, कंट्रीज के नाम जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये था रिगार्डिंग योर FATF। ओके, अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं आपके, रिमूव ऑब्स्टेकल्स इन द कंट्रीज रिसर्च इकोसिस्टम सेज मोदी। तो जो आपके अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना है, उसके जो आपके प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट कौन होता है गवर्निंग बोर्ड का? जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो ही गवर्निंग बोर्ड के आपके प्रेसिडेंट होते हैं। तो इस वजह से ये आपका स्पेसिफिक 1 लाइनर बन जाता है, एक इंपॉर्टेंट 1 लाइनर। अनुसंधान NRF है, ये आपका 23 में ही एक्ट पास हुआ था, और इसी साल से इसकी पहली ही मीटिंग हुई है, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। और इस बेसिकली NRF का मेन एजेंडा क्या है? तो पहले एक आपकी बॉडी होती थी साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, इसने उसको रिप्लेस करा है, और उसका काम था कि जो आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, उन सबको ये हेल्प करती थी, उनको एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करते थे। तो अब यहां पे आपका इकोसिस्टम क्रिएट करने का काम अब NRF का हो चुका है। तो इसका मेन काम क्या है? तो जितने भी आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक हैं चाहे प्राइवेट हैं, चाहे वो IITs हो, चाहे वो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, या कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको ये फंडिंग प्रोवाइड करेगा।
ये कोई रिसर्च के अंदर में उनको फंडिंग की रिक्वायरमेंट है तो ये उनको फंडिंग का प्रोवाइड करेगा, और उसके अलावा कोई अगर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देना है उसका भी काम इसी का ही है। ओके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिकमेंडेशन के हिसाब से ये लोग वर्क कर रहे हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका बजट कितना है, तो इसका बजट है 50,000 करोड़। यूजुअली मैं स्कीम्स के बजट आपको नहीं बोलता हूं याद करने के लिए, बट यहां बोल रहा हूं बिकॉज ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए और इसी साल अनाउंस हुआ है। तो 50,000 करोड़ रुपीज है और नेक्स्ट 5 साल के लिए इन्हें 50,000 करोड़ रुपीज डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को देने। अब ये जो आपकी ANRF है, ये एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है बिकॉज एक प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के अंदर में जो रिसर्च एक्सपेंडिचर है इट इज वेरी लेस, इट इज ओनली 0.7% ऑफ आवर GDP। और अगर मैं वर्ल्ड ओवर एक एवरेज भी निकालता हूं, स्पेसिफिकली जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, वहां पे ऑन एन एवरेज 2% GDP का सिर्फ और सिर्फ होता है। कुछ कंट्रीज हैं आपकी जैसे साउथ कोरिया, जापान, जहां पे मोर देन 2% आपका यहां पे रिसर्च के अंदर में यूज होता है। एंड यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली कि अगर आपको सुपर पावर बनना है तो आपका मैक्सिमम एक्सपेंडिचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे होना बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। ओके, तो यहां पे 2% ही है। एंड ऑल दो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो 52% करता है, बाकी का 48% आपका प्राइवेट सेक्टर से आता है, बट स्टिल इट इज वेरी लेस। जो ये अमाउंट है ये बहुत कम है। एंड देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि जस्ट लाइक आपके US और चाइना के अंदर में जहां गवर्नमेंट सिर्फ 10 से 15% ही करती है रेदर देन 50%, यहां पे आपके प्राइवेट सेक्टर को भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है कि वो इन्वेस्ट करे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। एंड उसको गवर्नमेंट कैसे यहां पे इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो टैक्स ब्रेक्स देके, टैक्स इंसेंटिव्स देके कि जो पैसा आप रिसर्च में लगाओगे वो टैक्स फ्री होगा। तो इस तरीके से आप पैसे को उस साइड में मूवमेंट स्टार्ट करा सकते हो। ओके, तो करती भी है, कम लगता है उस पर टैक्स रिसर्च के ऊपर पे, बट इट कैन बी अ टैक्स ब्रेक ऑल्सो। टैक्स फ्री कर दीजिए 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, उससे एकदम से पैसा आपका एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा रिसर्च का। उसके बाद तो अगर कम पैसा भी आएगा तो काम चल जाएगा। ओके, तो दिस इज योर ANRF। आगे मूव करते हैं इंडियन एक्सप्रेस पे। तो आज के न्यूज़पेपर में इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, इफ वी लुक एट इंपॉर्टेंट तो है बट हम इनको कवर कर चुके हैं, इस वजह से कम न्यूज है। तो जैसे आपकी इंडियन एक्सप्रेस पे आते हैं उसमें भी मेरे को 3-4 इंपॉर्टेंट न्यूज दिखती हैं। अहेड ऑफ पोल्स EC टू जम्मू एंड कश्मीर, डोंट शिफ्ट बूस और कैंसिल रैलीज, नो प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो यहां पे आई थॉट कि बिकॉज जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं और सर इलेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को थोड़ा सा हम यहां पे स्टेट इलेक्शन के लिए कवर कर लेते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 324 में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपकी ये 324 के अंदर में, और इसका काम है प्रेसिडेंट की इलेक्शन कराना, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन कराना, लोकसभा और राज्यसभा की इलेक्शन कराना, और स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली, और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करती है तो उसके इलेक्शंस कंडक्ट कराना। तो ये सारे जो इलेक्शंस होते हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। मोर ओवर जो आपका इलेक्शन डेट्स होती हैं वो भी अनाउंस करी जाती हैं बाय योर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस डेट्स को अनाउंस करता है और जिस दिन अनाउंसमेंट ऑफ डेट होता है उससे आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इलेक्शन डेट से अनाउंसमेंट से MCC स्टार्ट होता है। मोर ओवर इसके बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसकी कुछ पावर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो भी आपके गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उनका अगर कोई ट्रांसफर या कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी होती है। मोर ओवर जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, जो यहां पे इलेक्शन ऑफिसर्स की तरह, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इलेक्शन ऑफिसर्स की तरह वर्क करते हैं। इलेक्शंस को उनको रिटर्निंग ऑफिसर बनते हैं, इलेक्शंस को कंडक्ट कराने का, इलेक्शंस के लिए सुपरवाइज करने का काम इनका होता है। तो अगर इनका भी कोई पोस्टिंग चेंज करना, इनका भी ट्रांसफर करना होता है तो उसके लिए भी यहां पे आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है। तो यहां पे कुछ एडवाइजरी यहां पे स्टार्ट करिए कि जम्मू कश्मीर स्टेट को बोला गया है कि आप बूथ जो होते हैं, पोलिंग बूथ, तो लास्ट ईयर के पिछले इलेक्शन में क्या हो रहा था कि कोई आपका पोलिंग बूथ डेजिग्नेट करा गया वोटिंग के लिए, लास्ट मोमेंट पे एक दिन पहले या सेम डे आपने पोलिंग बूथ को वहां पे शिफ्ट कर दिया कि कहीं और शिफ्ट हो गया, या फिर 2 पोलिंग बूथ थे कि 2 पोलिंग बूथ की जगह एक ही कर दिया है, और वहां से क्या हो रहा है कि लोगों को कंफ्यूजन होता है, दे डिसाइड कि हमें वोटिंग करनी ही नहीं है। तो यहां पे हम वोटिंग को प्रमोट करने के लिए यहां पे क्या कह रहे हैं कि आप रैलीज को कैंसिल करने का वहां पे बार बार परमिशन नहीं दीजिए, कि आप रैलीज को अलाउ नहीं कर रहे हैं, और प्रिवेंटिव डिटेंशन को भी अवॉइड करिए। तो इफ यू रिमेंबर आर्टिकल 370 जब आपका एब्रोगेट हुआ था 2019 में, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स थे जम्मू कश्मीर को, सबको हाउस अरेस्ट में पुट अप कर दिया था, प्रिवेंटिवली डिटेन कर दिया था। तो अब यहां पे आपकी ECI रिक्वेस्ट कर रही है, यहां पे रिक्वेस्ट क्या ऑर्डर कर रही है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को कि जब तक
एकदम इंपॉर्टेंट नाउ, प्लीज डू नॉट प्रिवेंटिवली डिटेन पॉलिटिशियंस, बिकॉज इससे जो लोगों का ट्रस्ट होता है डेमोक्रेसी में, इलेक्शन सिस्टम में, वो कम होता है। तो दैट्स व्हाई दिस हैज बीन अ गाइडलाइन बाय द इलेक्शन कमीशन। सो यहां से इस सिर्फ हेडिंग से हमें लर्निंग आती है कि इलेक्शंस के टाइम में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गाइडलाइंस दे सकता है स्टेट गवर्नमेंट्स को या सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। ओके, तो ये एक लर्निंग हो जाती जब, तो अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो तो अगर आपकी रीजनिंग सही है तो आप इन सब से इनको भी आप डिराइव कर सकते हो इन इंफॉर्मेशंस को। ओके, तो ये था रिगार्डिंग द इलेक्शंस देयर। आगे मूव करते हैं, आपका एक पोलरिस डॉन मिशन है आपका, जो आपका यूएस के अंदर में हो रहा है, एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट मिशन। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हम यहां पे कर लेते हैं। तो ये अगर सक्सेसफुल होता है, प्रोबेबली आज के दिन वेडनेसडे को इनका फर्स्ट एक प्राइवेट पर्सन यहां पे स्पेस वॉक करेगा। आज तक किसी भी नॉन गवर्नमेंटल एंटिटी ने, नॉन एस्ट्रोनॉट ने, जो आपका साइंटिस्ट होता है, उसने अब तक स्पेस वॉक नहीं किया था। तो एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा आपका वन लाइनर कि पहला पर्सन कौन था या पहला कंट्री कौन था जिसने स्पेस वॉक किया। सो रिमेंबर, मून लैंडिंग से पहले जितनी भी चीजें स्पेस में हुई हैं, मून लैंडिंग से पहले उसमें सब जगह यूएसएसआर वाज द फर्स्ट वन। तो देखिए, रेदर देन याद करें सारे कि किसने पहले क्या किया था, मून लैंडिंग से पहले जो भी आपने स्पेस में काम करा है, सैटेलाइट को लॉन्च करना, मून पे क्रैश लैंडिंग करना, मून आपका स्पेस में एनिमल को भेजना, स्पेस में मैन को भेजना, स्पेस में मैन स्पेस वॉक कराना, सब में यूएसएसआर आगे था। और इस पर्टिकुलर केस में भी आपका यूएसएसआर ही आगे था, क्योंकि फर्स्ट स्पेस वॉक यूएसएसआर के वॉशकॉड 2 स्पेस मिशन में करी गई थी, विच इज बेसिकली सनराइज। वॉशकॉड इज रशियन फॉर सनराइज, तो वॉशकॉड 2 मिशन था। एंड द फर्स्ट पर्सन टू डू स्पेस वॉक फॉर 12 मिनट्स वाज एलेक्सी लियोनोव। तो नाम इजी याद करना, तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने स्पेस वॉक किया था, एलेक्सी लियोनोव। और प्रेजेंटली अब क्या हो रहा है यहां पे, तो यूएस के भी आपके एस्ट्रोनॉट्स ने आपके 65 में, ये 65 में हुआ था, आपके यूएस के एस्ट्रोनॉट्स में 65 में, मार्च में उन्होंने करा, मई में उन्होंने कर लिया था, उन्होंने भी कर लिया है। बट यहां पे अब स्पेशल बात क्या है कि पहला कोई प्राइवेट नॉन गवर्नमेंटल मिशन है जिसके अंदर में एक पर्सन आपका स्पेस वॉक करेगा। तो पहला पोलरिस डॉन जो है वो पहला नॉन गवर्नमेंटल मिशन होगा टू कंडक्ट अ स्पेस वॉक। अगर ये सक्सेसफुल होता है, प्रोबेबली सक्सेसफुल होगा, बट लेट्स सी। और स्पेस क्राफ्ट कौन सा यूज हो रहा है यहां पे, SpaceX Falcon 9 रॉकेट और ड्रैगन कैप्सूल। ओके, तो रॉकेट जो लॉन्च करेगा वो तो है Falcon 9, जो सबसे पावरफुल रॉकेट है आपके SpaceX का, और ड्रैगन कैप्सूल है जो आपका मेजरली आपका स्पेस में ऑर्बिट में मूव करेगा। और इसकी जो हाइट है इट इज 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे जाएगा, हाइट पे जाएगा। ये आपका जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो 400 किलोमीटर पे गया था। तो जो आपका हाईएस्ट रिकॉर्ड है एल्टीट्यूड का स्पेस वॉक के लिए, वो भी इसमें नया आपका रिकॉर्ड आ जाएगा। ओके, तो यहां पे स्पेस क्राफ्ट है, एंड प्रोबेबली इफ इट इज सक्सेसफुल, जेरेड आइजैकमैन वुड बिकम द फर्स्ट नॉन गवर्नमेंटल पर्सन या फर्स्ट सिविलियन टू डू अ स्पेस वॉक। फर्स्ट सिविलियन बन जाएंगे ये जिन्होंने स्पेस वॉक किया है। तो यू कैन फॉलो द न्यूज, आपके नेक्स्ट कल या परसों में आपको इसकी न्यूज मिल जाएगी। तो दिस इज रिगार्डिंग द पोलरिस डॉन मिशन। ओके, तो दिस मिशन का नाम भी इंपॉर्टेंट है, स्पेस क्राफ्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, क्रू का नाम इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट स्पेस वॉक एलेक्सी लियोनोव, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट हो गया। आगे मूव करते हैं, द ग्रेव थ्रेट फ्रॉम AMR। तो AMR जो है ये भी आपका बहुत ही ज्यादा न्यूज में आ रहा है। AMR स्टैंड्स फॉर योर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज दिस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस? सो जस्ट लाइक हम ह्यूमंस का एक इम्यून सिस्टम होता है, आपके जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स आर योर बैक्टीरिया, योर फंगाई, योर वायरस, ऑल ऑफ दीज जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उनकी भी एक इम्यून सिस्टम होता है। तो जब आप उनको मारने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया के लिए आप एंटी बैक्टीरिया यूज करते हो, वायरल्स के लिए आप एंटी वायरल मेडिसिन यूज करते हो। तो जब आप इस मेडिसिन को, इन एक्टिव बैक्टीरिया को यूज करते हो, तो अगर आपका जो बैक्टीरिया है वो उनसे फाइट कर जाता है, या लेट्स से आपने जिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया पे एंटी बैक्टीरिया यूज करा है वो उसको डिफीट कर देता है, उस बैक्टीरिया, उस एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन को, तो मे बी आप रिकवर कर जाएंगे। बट वो जो बैक्टीरिया है वो जब भी आपकी बॉडी से बाहर आएगा वो एक स्ट्रॉन्गर बैक्टीरिया बन के आएगा। यानी कि जो आपका माइक्रोब है, आपका जो माइक्रोब है अब वो रेजिस्टेंट हो चुका है एंटी माइक्रोबियल से। तो जो आपकी एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल मेडिसिन है उसमें ये रेजिस्टेंट बिल्ड कर चुका है, तो अब ये सब उस पर एक्टिवली वर्क ही नहीं करेंगी। तो AMR जो है ये एक बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, बिकॉज जो आपके माइक्रोब्स हैं वो सर्वाइव कर पा रहे हैं और
एक और हायर लेवल का इंफेक्शन कर रहे हैं, यानी कि रेदर देन जो आप यूजुअल मेडिसिन यूज कर रहे थे, एंटी बैक्टीरियल्स आप यूज कर रहे थे, उसकी जगह आपको एक हायर लेवल की मेडिसिन को यूज करना रिक्वायर्ड हो रहा है। ठीक है, इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अब आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास इतने हाई लेवल की मेडिसिन ही नहीं है जो आपके बैक्टीरिया से फाइट कर सके। एंड इफ यू हैव टू रिमेंबर जस्ट वन सिंगल बैक्टीरिया जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट हुआ है, तो वो बैक्टीरिया हो जाएगा आपका ई कॉली। सबसे कॉमन रेजिस्टेंट पैथोजन है ई कॉली है। अभी आप इसको, इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को, सो इट्स वेरी कॉमन, ऐसा नहीं है कि ये कभी कभी ही मिलता है, इट्स वेरी कॉमन, इट्स ऑल अराउंड इन आवर एनवायरमेंट। बट कई बार अगर इसका कोई स्ट्रिंजेंट फॉर्म, जो ज्यादा ही माइक्रोबियल रेजिस्टेंट फॉर्म अगर आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। या फिर आपका अगर इम्यून सिस्टम वीक है, जैसे आप हॉस्पिटलाइज्ड हो और वहां पे आपको ये ई कॉली बैक्टीरिया का अटैक हो जाए, तो वहां पर इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर यू, जहां पे ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो अभी न्यूज में भी आया कि नोएडा की एक सोसाइटी के अंदर में कंटेमिनेटेड वाटर में ई कॉली बैक्टीरिया ही मिला है। ओके, तो ये 3 बैक्टीरिया हैं जो सबसे कॉमन है, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका ई कॉली है। ओके, तो ये AMR है। सो एक्सेसिव, क्या क्या रीजंस, आपको रीजंस पता होने चाहिए। तो पहला तो है OTC मेडिसिन। OTC मतलब ओवर द काउंटर। तो आपका इंडिया में बहुत कॉमन है कि आपको अगर फीवर है, आपको जुकाम है, तो या तो आपके घर में ही कोई वैद्य बैठा होगा या कोई डॉक्टर होगा, सेल्फ प्रोक्लेम डॉक्टर होगा, जो कहेगा कि ये बीमारी है तो ये दवाई ले लीजिए, ये वाली चीज हो रही है, ये दवाई ले लीजिए, डॉक्टर के पास जाने के रिक्वायर्ड है। और हम भी, ऐसा नहीं है कि मैं उनको ब्लेम कर रहा हूं, मैं भी, आप भी, हम इस टाइप से मेडिसिन को लेते हैं और इन सब चीजों को बोलते हैं हम ओवर द काउंटर, कि रेदर देन गोइंग टू अ डॉक्टर एंड टेकिंग अ प्रिस्क्रिप्शन, I am going to the counter and I am taking medicines from the counter itself. ओके, तो यहां पे OTC मेडिसिन इज अ बिग रीजन कि क्यों माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। दूसरा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर हिमसेल्फ। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि सिर्फ 1 या 2 बैक्टीरियल इंफेक्शन के लिए नहीं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम इसकी कई बैक्टीरियल इंफेक्शन के लिए एक सिंगल मेडिसिन वर्क करेगी। उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि हो सकता है आपको जिस बैक्टीरिया ने अटैक करा हो वो उसमें हो, उसमें पॉसिबल है कि उस एंटी माइक्रोब में, उस एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन में वो वाला भी एलिमेंट हो, बट एट द सेम टाइम उसमें 4-5 और बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए एंटी माइक्रोब्स होंगे। तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया है जिसको वो एंटी माइक्रोब नहीं चाहिए था, अब एटलीस्ट वो बैक्टीरिया उससे रेजिस्टेंट हो चुका है या इम्यूनिटी बिल्ड कर चुका है, तो उससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं ये एनवायरमेंट में एंटर होते हैं और जो वहां पे आपके बैक्टीरिया और वायरस होते हैं उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। थर्ड इज योर एंटीबायोटिक पॉल्यूशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर में एंटीबायोटिक्स का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है और उसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सिंपली क्या करते हैं, उसको बिना प्रॉपरली उसको क्या बोलते हैं, उसको रिफाइन करे हुए, उसको बिना उसको प्रॉपरली ट्रीट करे, बिना ट्रीटमेंट करे बिना उसको वो एंटर करा देते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, सीवेज प्लांट्स के अंदर, नॉट ट्रीटमेंट प्लांट्स, सीवेज प्लांट्स में डाल देंगे उसके अलावा, या वो सीधे आपके वाटर में मिक्स हो जाएगा और वहां पे जो बैक्टीरिया होंगे अगेन वो भी यहां पे बिल्डअप कर लेंगे। तो यहां पे ये प्रॉब्लम्स होती हैं और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सो यू शुड नो सॉल्यूशन आल्सो। एक तो है एजुकेशन और एक आपको प्रोहिबिशन और एक्टिविटी रेगुलेशंस करना है, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन करना है रिगार्डिंग दिस। ठीक है, तो एजुकेट करना, आपके डॉक्टर्स को भी एजुकेट करना है कि उस टाइप की मेडिसिन ना दें। एट द सेम टाइम OTC मेडिसिन का अनलेस आपको एग्जैक्टली पता है कि आप क्या चीज ले रहे हैं, तब तक आप प्लीज OTC मेडिसिन ना लें, हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन को लें। एंड ऑब्वियसली रेगुलेट करना, प्रोहिबिट करना, रेगुलेट करना आपके यहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और प्रोहिबिट करना इस टाइप से OTC मेडिसिन को और डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन को। ओके, तो दिस इज योर रिगार्डिंग AMR. So the next topic is interim bail for MP Rashid. What is NIA's terror case against him? So again, just like all the news, हमारे को context इतना काम का नहीं है कि NIA रशीद के अगेंस्ट में क्या टेरर केस था, बट अगर आप सिर्फ इसका फर्स्ट पैरा भी पढ़ते इस न्यूज का, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। So if I read this context, on May 30th, 2017, NIA, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आ गई, रजिस्टर्ड अ केस अंडर IPC सेक्शन 120B। अब IPC चेंज हो चुका है, इट इज भारतीय न्याय संहिता, एंड वेरियस सेक्शंस ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 UAPA अगेंस्ट लश्कर ए तैयबा फाउंडर। लश्कर ए तैयबा जो एक टेररिस्ट ग्रुप है आपका बेस्ड इन पाकिस्तान, जिसके फाउंडर कौन है आपको फाउंडर पता होना चाहिए। ऑल्सो यू शुड नो दिस कि लश्कर ए तैयबा वही ग्रुप है, या हाफिज सईद इज दैट पर्सन जिसको हमने कांधार अटैक में होस्ट के आपके हॉस्टेजेस के साथ एक्सचेंज करा था। दिस वाज वन ऑफ द डिपेंड ऑफ हाईजैकर्स कि हाफिज सईद को हमें वहां पे छोड़ना पड़ेगा। तो हाफिज सईद ने आपकी बाद में जाके लश्कर ए तैयबा क्रिएट करी, एंड अदर सेसेशनिस्ट एंड सेपरेटिस्ट लीडर हु अकॉर्डिंग टू द NIA रिसीव्ड एंड कलेक्टेड फंड्स थ्रू हवाला चैनल्स। व्हाट एग्जैक्टली इज हवाला?
हवाला चैनल्स इन कॉनिवेंस विद एक्टिव मिलिटेंट्स ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू फंड टेररिस्ट एक्टिविटीज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो हम यूएपीए एनआईए को भी पढ़ेंगे, इसके अलावा हवाला क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। लश्कर ए तैयबा के फाउंडर आपको पता होना चाहिए हाफिज सईद हैं। लश्कर ए तैयबा को आप जमात उद दवा के नाम से भी जानते होंगे। जमात उद दवा इज बेसिकली अ चैरिटी फ्रंट, एक मुखौटा है जिससे आप लश्कर ए तैयबा को छुपा सको। तो हाफिज सईद इज नॉट अ टेररिस्ट विच इज हाइडिंग इन सम हाइड आउट। पाकिस्तान में ओपनली ये घूमते हैं, ही इज अ वेरी पावरफुल पर्सन और ये जमात उद दवा के पार्ट है। लश्कर ए तैयबा का जो क्लेम्ड इनका गोल है, इट इज टू फ्री कश्मीर फ्रॉम इंडिया, कश्मीर को फ्री कराना इनका गोल है। बट इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू दैट, ये कश्मीर को फिर बेस बनाना चाहते हैं टू फ्री ऑल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ऑफ द काफिर्स। काफिर्स मतलब जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो फॉलो नहीं करते इस्लाम को, उन सबको या तो एलिमिनेट करना है या फिर उनको मुस्लिम्स में या इस्लाम में कन्वर्ट करना है। दैट इज द फुल गोल ऑफ लश्कर ए तैयबा। और इनकी ऑर्गेनाइजेशन है जमात उद दवा, जो एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, कि फ्रंट है, एक पब्लिक फ्रंट है इसका लश्कर ए तैयबा का, कि बेसिकली हम देखिए हम सिर्फ टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं, हम तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। और पाकिस्तान में ये एक्टिवली अपने एम्बुलेंसेज, आपके हेल्थ सर्विस उसमें ये रन भी करती हैं। तो एक अलग फेस अपना ये शो करते हैं पाकिस्तान के अंदर में और इंडिया के अलग में। और यहां पे जो लश्कर ए तैयबा है, इसने एक प्रॉमिस भी करी हुई है, एक इनका गोल ऑब्जेक्टिव भी लिखा हुआ है कि ये पाकिस्तान स्टेट के अगेंस्ट में और जो इस्लाम के फॉलोअर्स हैं पाकिस्तान के अंदर में, उनके अगेंस्ट में कभी भी एक्शन नहीं लेंगे। तो जमात उद दवा नहीं, लश्कर ए तैयबा भी ये चीज कहता है कि कभी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट में नहीं करेंगे। ठीक है, तो चाहे पाकिस्तान इनको सपोर्ट करता या नहीं करता, ये पाकिस्तान स्टेट के अगेंस्ट में नहीं करेंगे। और ये चीज ये भी शो करता है कि लश्कर ए तैयबा डायरेक्टली गवर्नमेंट की जो इनकी एजेंसी है पाकिस्तान के, उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। ओके, अब यहां पे हवाला एक टर्म आता है, तो हवाले का मतलब क्या होता है? तो हवाला वर्ड आपका ये एक हिंदी वर्ड या उर्दू से ही निकला हुआ वर्ड है। हवाले से, हवाला मतलब किसी के थ्रू आपको पैसा मिल रहा है। तो एक मॉडस ऑपरेंडी होता है हवाला का कि कैसे होता है। तो लेट्स से हवाला बेसिकली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए होता है, सो दैट जो मेन बैंकिंग चैनल्स है जिसमें आप पब्लिक की नजर में आ जाओ, आप पुलिस की नजर में आ जाओ, गवर्नमेंट की नजर में आ जाओ, उससे बचने के लिए आप एक पैरेलल मोड के थ्रू आप पैसे को ट्रांसफर करते हो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो ये कैसे वर्क करता है? तो हवाला का पूरा एक गिरोह या एक ग्रुपिंग होता है। तो इसके एजेंट्स होंगे, कमीशनिंग एजेंट होंगे इस हवाला ग्रुप के, जो कई अलग कंट्रीज में होंगे। जैसे लेट्स से कि यूके में एक हवाला एजेंट है और उसी हवाला कंपनी या उसी ग्रुपिंग का एक एजेंट आपका यहां पे इंडिया में, ये अपना खुद का काम भी कर रहे हैं और साथ में ये काम भी कर रहे हैं और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये सिर्फ ट्रस्ट बेस्ड आपका प्रोग्राम है। तो लेट्स से कि आपको यूके से पैसा इंडिया भेजना है और ये इलीगल पैसा या टेररिस्ट फाइनेंसिंग का पैसा है और गवर्नमेंट के सामने नहीं आना चाहिए। तो आप यहां पे क्या करोगे? यूके में जो हवाला एजेंट, आप उससे कांटेक्ट करोगे, आप उस हवाला एजेंट को वहां पे वो पैसा दोगे कि लेट्स से कि मुझे 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ इंडियन रुपीस बी पर्सन जो मेरा इंडिया में हो उसको सेंड करना है। तो यहां पे क्या होगा? हवाला का जो एजेंट आपका यूके में बेस्ड है, ये आपके 5 करोड़ रुपए के लिए कुछ कमीशन लेगा, 5 करोड़ रुपए लेगा आपसे और अपना जो इसका हवाला एजेंट इसका इंडिया में है उसको क्या बोलेगा कि आपका ये पैसा मेरे पास आ चुका है, इतना पैसा आ चुका है। वहां पे एक बी पर्सन है, उसको 5 करोड़ इंडियन रुपीस आपको देने। तो यहां पे क्या हो रहा है कि रेदर देन की जो ए पर्सन है वो बी में, यूके से इंडिया ट्रांसफर कर रहा है, बीच में टैक्स लग रहा है, गवर्नमेंट को पता चल रहा है, ऑब्वियसली बहुत जगह तो इतना पैसा दे भी नहीं सकते हो, लेकिन आप यहां क्या कर रहे हो? हवाला के थ्रू आप बिना कोई टैक्स का, कोई भी ऐसे कोई भी पैसे का यहां पे कोई स्ट्रीम नहीं बन रहा है, कोई भी यहां पे कुछ ट्रेस नहीं छोड़ रहे हो कि यहां से ट्रांसफर हुआ है और बी जो पर्सन है उसके पास में पैसा पहुंच रहा है यहां पे। तो ये होता है हवाला ट्रांजैक्शन। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या होती है कि हवाला के जो ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ग्रुपिंग्स होती हैं, मेजरली ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग में इन सब में इन्वॉल्व होती हैं और कहीं ना कहीं ये इलीगल बिजनेस होता है। तो इसके अंदर में जो आपके अनलॉफुल एलिमेंट्स होते हैं, आपके जो ये टेररिस्ट लोग होते हैं, यही इसके अंदर में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि इसके जो पैसा होता है, ये बहुत बार हवाला का जो पैसा होता है, जो उनके कमिश्निंग्स होती है, वो सारी टेररिस्ट फाइनेंसिंग में यूज होती है। तो यहां पे यही चीज कहीं ना कहीं इंजीनियर रशीद के अगेंस्ट में केस बना था। तो यहां पे इन्वॉल्व है आपका एक तो यूएपीए एक्ट। यूएपीए एक्ट आपका एंटी टेररिज्म एक्ट है, मेन टेररिज्म से फाइट करने वाला एक्ट है आपका ये। और ये पर्टिकुलर एक्ट 1967 में ही आ गया था। इंदिरा गांधी इस पर्टिकुलर लॉ को, स्ट्रिंजेंट लॉ को लेकर आई थी और इसके कई बार इसको अमेंड करके और भी स्ट्रिंजेंट करा गया है। सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट इसका हमने 2019 में करा था।
अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि टेररिज्म से फाइट करने के लिए इस लॉ को आप इंडियंस और एज वेल एज फॉरेन नेशनल्स दोनों पे आप इसका चार्ज फिल कर सकते हो, इसको लगा सकते हो। और अगर फॉरेन कंट्री में भी अगर कोई इंडिया के अगेंस्ट में कोई टेररिस्ट एक्ट होता है तो वहां पर भी इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर लॉ को आप अप्लाई कर सकते हो। यूजुअली जो आपके लॉज होते हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी या इंडियन टेरिटरी में एप्लीकेबल होते हैं, बट यहां पे ये वाला जो लॉ है ये आपका फॉरेन टेरिटरी में भी अगर क्राइम होता है अगेंस्ट इंडिया तो वहां पे ये आपका होता है। इसके अलावा यूएपीए किन पर्टिकुलर एक्ट्स में इन्वॉल्व होता है कि अगर कोई कमीशन हो यानी कमिट करा हो, फंडिंग का केस हो, या कहीं पे कोई सपोर्ट भी कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर प्रमोशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज या टेररिस्ट एक्ट्स, उस पर्टिकुलर केस में यूएपी को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो रेदर देन आप इसको पूरा याद करो, अगर आप समझ लोगे तो आपको रटने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। प्लीज ये आदत आप डेवलप करिए। इसके अलावा ये 2019 का लेटेस्ट अमेंडमेंट है कि जो होम मिनिस्ट्री जो बेसिकली यूएपीए को इंप्लीमेंट करती है, ये अब किसी इंडिविजुअल को एज वेल एज किसी भी ग्रुप को यहां पे टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है। और होम मिनिस्ट्री ने बाय नोटिफिकेशन लश्कर ए तैयबा, अल कायदा, इन सब ग्रुपिंग्स को यहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करा हुआ है। तो एक क्वेश्चन अगर आपसे मैं पूछ, चलो मैं ही आंसर कर देता हूं, जो तालिबान जो ग्रुपिंग है, क्या तालिबान को हमने टेररिस्ट ग्रुप माना है या नहीं माना यूएपीए में? सो आंसर इज तालिबान जो ग्रुप है वो यूएपीए के अंदर में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आता है। ठीक है, सो रिमेंबर दिस कि होम मिनिस्ट्री इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप्स को यहां पे टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है। ओके, इसके बाद आपकी एक इंपॉर्टेंट एजेंसी है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो आपकी सेंट्रल काउंटर टेररिज्म एजेंसी है। टेररिज्म, आतंकवाद से फाइट करने की जो सेंट्रल एजेंसी है दैट इज योर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है बिकॉज इसको एक एक्ट के अंदर में इनेक्ट किया गया है विच इज योर एनआईए एक्ट ऑफ 2008। ओके, एंड लश्कर ए तैयबा की लास्ट इंफॉर्मेशन जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग योर लश्कर ए तैयबा, यूएपीए एंड योर एनआईए। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज वर द न्यूज हेडलाइंस फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। आज के न्यूज़पेपर में जो मेजरली न्यूज थी वो हमने अच्छे से कवर कर ली है। बहुत कम न्यूज थी एज पर माय एस्टिमेट, बिकॉज कल के न्यूज़पेपर में हमने बहुत अच्छे से आज की न्यूज को भी कवर किया था। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।